नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दूसरी बात जहां आपने उसको छोड़ी थी, जिसको आगे बढ़ाई यहाँ पर हमारे दो साथियों ने, राहुल लाल जी और प्रशांत टंडन जी ने, उस बात को भी जरा मैं चाहूंगा कि आपके जरिए और हम समझ पाएं कि आगे की, क्योंकि तीसरा फेज सामने है और अभी तक जो स्थिति दिखाई दे रही है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से जो भाषण दिए जा रहे हैं और जिस ढंग से जो अभी प्रियंका गांधी का भाषण था जिसमें वो कह रहे थे कि 16 गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र के 16 प्रत्याशी पहले ही बैठ गए और ये एक आशंका जता रही हैं, चिंता जता रही हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, यहां चुनाव लड़ने दीजिए। इसको क्या हम और आगे अभी फेज दर फेज जैसे जैसे आगे हम अलग अलग चरणों में मतदान को देखेंगे वैसे वैसे इसको क्या और बढ़ते हुए देखेंगे, जो और चिंता का विषय है जिसमें कई सारी चिंताएं निहित हैं। गर्ग साहब, देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। ये प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था। सबसे पहले जो सामने आई ये बात कि गांधीनगर में 16 उम्मीदवारों को डराकर उनके नामांकन वापस करवाए गए। वहाँ गांधीनगर से अमित शाह साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसी जमाने में कई बड़े बड़े लोगों की लोकसभा सीट हुआ करती थी, जिसमें आडवाणी साहब भी शामिल हैं। ये बड़ी घटना है राजीव जी कि गुजरात में लोगों को बिठाना पड़े। आप इसको अलग तरीके से सोचिए। गुजरात में तो डर यह होना चाहिए कि गृह मंत्री के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह का, मोदी जी का इतना वहां दबदबा है गुजरात में कि वो अगर बैठे हो तो कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता और अगर खड़े हो तो कोई बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहां पर उम्मीदवारों को बिठाया गया, मतलब उम्मीदवारों ने खड़े होने की हिम्मत की। ये बड़ी घटना है। और आप सोचिए कि बिठाने का मतलब है कितना डर है। आप सोचिए कि जो 4 कैंडिडेट बिठाए गए हैं उसमें 3 जो बैठे हैं, एक खजुराहो का समाजवादी पार्टी का, बीजेपी की हुकूमत है वहां मध्य प्रदेश बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं। एक इंदौर में बिठाया गया जहां सबसे कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस का, और बाकी जितने कैंडिडेट्स थे सबको पहले बीजेपी में मिला लिया गया, जिससे कि कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट बचे ही नहीं। और जो एक बड़ी मुश्किल से खड़ा किया उसको भी मिला लिया, इस डर से कि ये कमजोर वाला भी नहीं हरा दे कहीं। और आप देख रहे हैं कि सूरत में, जहां गुजरात है वो भी गुजरात है, वहां किस तरह से उस आदमी ने प्रस्तावक बनाए, किस तरह से वो हटा। ये 2 कैंडिडेट्स बीजेपी राज्यों का, एक मध्य प्रदेश का और एक जो दूसरा जो उदाहरण गांधीनगर का, वो भी बीजेपी का है। और गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है, मोदी जी की सीट रही है जहां से उन्होंने देश को पर राज किया, और अमित शाह जी की सीट रही है जहां से वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं वहां के स्टेट के। ये डर बताता है कि गुजरात में किस तरह का डर है और किस तरह की स्थितियां बदल रही हैं गुजरात में। अगर ये इसका भी संकेत है कि सबसे ज्यादा सरप्राइज अगर मिली तो गुजरात से भी मिल सकती है, जहां 26 में से 26 सीटें इनको पिछली बार मिली थी।
एक जो आपका जो दूसरा जो सवाल है गोधरा वाला, आपके दर्शकों के बेनिफिट के लिए बताना चाहिए कि 6 मार्च 2001 से लगा के 22 मई 2004 तक नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री थे। गोधरा कांड जो है वो 2002 की उपज है और नीतीश कुमार उसके बाद 2 सालों तक मुख्यमंत्री ये रेल मंत्री रहे। 23 मई 2004 से 20 मई 2009 तक लालू जी मुख्यमंत्री रेल मंत्री रहे। यूसी बनर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 2006 में आई। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, जैसा इन्होंने भी कहा, हमारे शायद लाल साहब ने कहा कि बिहारी वाजपेयी को मौत के बाद कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। आपके जो दर्शक हैं उनको सुनना चाहिए कि मोदी जी ने जो लांछन लगाया है दरभंगा में, वो लालू प्रसाद यादव पर नहीं लगाया है। वो क्योंकि जो रिपोर्ट यूसी बनर्जी की जो कमेटी बनी है वो पार्लियामेंट की सहमति से बनती है, संसद की सहमति से बनती है। उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पहले कैबिनेट के पास आती है, कोई भी रिपोर्ट है, और कैबिनेट में अप्रूवल के बाद फिर पार्लियामेंट में पेश होती है। और कार सेवकों में कोई भी ऐसा नहीं था जो बिहार का था, मतलब सारे जो कार सेवक थे गुजरात लौट रहे थे। दरभंगा में जाकर आप पोलराइजेशन किस तरह का कर रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं लोगों को मोदी जी, ये थोड़ा सा बिहार के लोग जो हैं वो, दरभंगा के लोग तो इतने ज्यादा समझदार हैं, उत्तर बिहार के और पूरा का पूरा वो जो बेल्ट है पढ़े लिखे लोगों का बेल्ट है, समझदार लोगों का बेल्ट है। आप उन लोगों को कैसे आप इस तरह से वो कर सकते हैं कि मतलब ये तो बड़ा एक बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक टेक्निक, ये तो खैर जो जुबान जो फिसल गई उनकी कि शहजादे के बेटे के बजाय शहजादा वो तेजस्वी को भी बता रहे हैं और शहजादा राहुल गांधी को भी बता रहे हैं। जहां उनको शहजादा राहुल गांधी को बताना होता है वहां उसको बताते हैं, और जहां तेजस्वी को बताना होता है वहां उसको बताते हैं। ये एक डरी हुई सरकार की जो स्थिति होती है कि वो जुबान भी फिसलती है, तथ्य भी लोगों से छुपाए जाते हैं। ये जो सरकार है ना राजीव जी, ये गोधरा के में जो हुआ उसको लेकर कई कहानियां हैं, किसने करवाया नहीं करवाया अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। पर गोधरा के बाद जो गुजरात में हुआ और उसमें जिन लोगों की भूमिका रही, उसके जो गवाह हैं वो इस समय जेलों में हैं। और उसका एक प्रमुख जो किरदार है संजीव भट्ट, आईपीएस ऑफिसर, वो बंद है जेल में। और क्यों बंद है ये भी आप अगर संजीव भट्ट के पूरा वो देखें कि उन्होंने क्या कहा था उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में दंगों को लेकर हैंडल करने की बात थी, उसमें किसने क्या कहा उसको लेकर जो उन्होंने एक्सपोजर किया था संजीव भट्ट ने, उसको लेकर उनको जो जाना पड़ा जेल, और तब से वो काफी सालों से जेल में। लंबी कहानी है वो, आज की कहानी नहीं है। ये तमाम चीजें खुलेंगी क्योंकि ये इसमें एक चीज स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस की 2004 से 2014 तक की हुकूमत में भी सोनिया जी के करीब और मनमोहन सिंह जी के करीब ऐसे तमाम लोग थे जो मोदी जी के करीब थे। सोनिया जी के आसपास भी ऐसे लोग थे जो मोदी जी के करीब थे।
नहीं तो कोई कारण नहीं था कि 2004 से 2014 तक एक हुकूमत रहे और गुजरात के तमाम जितने दंगे हुए, जितने लोग हुए, उनके दोषियों को सजा नहीं मिल पाया। ये कांग्रेस हुकूमत की, यूपीए हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी थी। और जो डरे हुए हैं इस समय सत्ता के लोग, वो इसी बात से डरे हुए हैं कि इस सत्ता परिवर्तन के जो परिणाम होंगे वो क्या क्या होंगे। कितने फाइलें खुलेंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खुलेंगी, कोविशील्ड की खुलेंगी, गुजरात की खुलेंगी, गुजरात के एनकाउंटर्स की खुलेंगी, कितनी फाइलें खुलेंगी। वो लोग जो देश का पैसा लेकर बाहर भागे हैं उनकी खुलेगी, देश में जो दंगे हुए उनकी खुलेगी, सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए हैं उसकी खुलेगी, हमारे नागरिकों को, हमारे देश के देशवासियों को से क्या क्या छुपाया जा रहा है उसकी खुलेगी। ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये क्रांतिकारी परिवर्तन वाला चुनाव है। और ये जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनका कहा सच हो रहा है कि मोदी जी तो मुखौटा हैं, उनके पीछे जो ताकत है पूंजीपतियों की, जो बचाना चाहते हैं इस हुकूमत को, वो आखिरी क्षण तक अपनी पूरी ताकत लगा दे। ये जो पुरी में उस महिला ने जो वापस लिया है, ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। पुरी यानी उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, संबित पात्रा वहां से उम्मीदवार हैं, संबित पात्रा वहां चुनाव हार चुके हैं पहले जी। पुरी से। आप सोचिए कि हार को जीत में बदलने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ये एक अलग मुद्दा है जो प्रशांत जी ने उठाया कि किसको टिकट देना नहीं देना है कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र है। नहीं है, कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र नहीं है, हमारा अधिकार क्षेत्र है, देश की जनता का अधिकार क्षेत्र है। अगर राहुल गांधी ने इस देश की जनता को अपने हथियार, अपनी पूरी भावनाएं सौंप रखी है, तो देश की जनता सवाल करने वाली है कि आपने सूरत में कैसे आदमी को टिकट दिया, आपने इंदौर में कैसे आदमी को टिकट दिया, आपने पुरी में कैसी महिला को टिकट दिया। तो पत्रकारिता पर कलंक है जो कहा उन्होंने। आपके पास पैसे नहीं है और आप आज विड्रॉ कर रही हैं पैसे, तो आपने नामांकन पत्र जब भरा तब भी नहीं थे आपके पास जी। कोई आज थोड़ी है। तो ये जो चल रहा है ये बताता है कि जो पैनिक है, जो डर है, वो आपकी बॉडी में किस जगह पर है, आपके किस इलाके में आपके डर बैठा हुआ है, स्पाइन में डर है। ये जब राहुल गांधी ने कहा था ना कि जब वो बोल रहे थे प्रधानमंत्री, तो कांप रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड पर या किसी चीज पर बोल रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने कहा। इसलिए मैं जो कह रहा था कि ये जो पोलराइजेशन जिस तरह का कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, कितने मोर्चों पर इनको काम करना पड़ रहा है, लोगों को डराना पड़ रहा है, विड्रॉ करवाना पड़ रहे हैं नाम, तो हिंदू मुस्लिम करवाना पड़ रहा है, खाते फ्रीज करवाना पड़ रहे हैं खाते। आप सोचिए जरा कि कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ रही होगी, तो कांग्रेस का पैसे कहां है। तो और इलेक्शन कमीशन जो पूरी तरह से, जिस पर आरोप है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, क्यों बचा रहा है, आप सोचिए।
आप कितनी ताकतों के साथ जो इंडिया अलायंस है उसको लड़ना पड़ रहा है। एक मुद्दा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और इंडिया अलायंस की या राहुल गांधी की ताकत क्या है? वो जो जनता सामने बैठी हुई है वो ताकत है। तो इसलिए हो क्या गया है कि ये जनता साथ नहीं देगी इनका। ये अगर येन केन प्रकारेण भी जीत जाए या कुछ इस तरह की बात हो तो जनता अब खड़ी नहीं होने वाली है साथ में। और राहुल गांधी ने अगर सड़कों को अपना घर बना लिया है तो राहुल गांधी घर में लौटने वाले नहीं है, वो सड़कों पे ही रहेंगे। चाहे वो अमेठी से जीत जाए या रायबरेली से जीत जाए या वायनाड से जीत जाए। ये इस समय आप एक देखिए क्या घटना होती है कि 8 साल पहले रोहित वेमुला की जो घटना होती है तेलंगाना में, जिसमें उस समय केंद्रीय मंत्री सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की केंद्रीय मंत्री एचआरडी की ये थी स्मृति ईरानी थी। और उसमें जिन लोगों को का इन्वॉल्वमेंट, जिन लोगों के नाम हैं उसमें पूरी जांच में, उनमें स्मृति ईरानी का भी नाम है। और एक रिपोर्ट आती है ठीक चुनाव के दौरान, भरे चुनाव में 8 साल बाद वहां की, और वो ये कहती है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं और उन्होंने डिप्रेशन में आकर एक्सपोजर के भय से आत्महत्या की। हम जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे बिल्कुल, पर 8 साल तक इस देश के दलित, लाखों करोड़ों दलित जिस चीज की उम्मीद कर रहे थे, और इस देश की जो गर्व करती है बीजेपी कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति पद पर बिठाया है, और उसका एक प्रतिनिधि जो वहां आत्महत्या जिसने की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दलित था ही नहीं। आप वो दलित नहीं था पर व्यक्ति तो था, इंसान तो था। आप सोचिए कि ये रेवंत रेड्डी सरकार पर कितना बड़ा कलंक लग गया ये। हालांकि अब वो इस रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में भी जाने वाले हैं, नई चीजें, पर आप सोचिए कि किस तरह की ताकतें लगी हुई हैं इस हुकूमत को बचाने के लिए, क्योंकि ये मतलब तेलंगाना का मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्मृति ईरानी के चुनाव को प्रभावित कर सकता था कि नहीं कर सकता था, ये अलग मुद्दा है। पर ऐसे समय रिपोर्ट आना जी, और उसमें क्लीन चिट देना वहां के उस समय के वाइस चांसलर को और तमाम लोगों को, ये बताता है कि क्या एक जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। ये टंडन जी ने, प्रशांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा। वो ठीक ये कहा कि अगर आपके चैनल को 1 करोड़ लोग देखते हैं, वो 1 करोड़ लोग 10 करोड़ लोगों को जाकर बताएंगे कि हकीकत ये है कि उस समय रेल मंत्री कौन था, और वही उसी रेल मंत्री को आपने अपनी पार्टी में मिलाया है अभी बिहार में, और वही आपके साथ आपकी हुकूमत को बचाने के लिए नीतीश कुमार जुड़े हुए हैं। जी। लालू यादव नहीं थे उस समय। और यूसी बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट को आप अपमानित नहीं कर रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी को अपमानित कर रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने, गुजरात दंगों के बाद अटल जी जब गए तो उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। मैं रहा हूं, मैं 2002 से के अंत से 2008 तक, 8 तक मैं रहा हूं, गुजरात में ही रहा हूं, अहमदाबाद में रहा हूं, तो मुझे पता है कि गुजरात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर गुजरात के दर्द को फिर से जिंदा करना पॉलिटिकल एंड के लिए वो ठीक नहीं है।
ये मेरा कहना है। वो गुजरात एक मोदी जी का राज्य है, उनके ही लोग हैं वहाँ, वो उन लोगों को फिर से एक उस चीज में धकेलना, एक चीज को कहकर, ये ठीक नहीं है। पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ना, तो ये जो चीजें हैं बहुत गंभीर किस्म की चल रही हैं। और तीसरा चरण और चौथा चरण, उसके बाद ये तीसरे चरण के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा जहां तक बीजेपी का सवाल है। उसके बाद और ये जो घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं और आएंगे भी, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये राजभवन से एक महिला साहस करके बाहर निकल रही है क्या, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। या गुजरात गांधीनगर में लोग खड़े हो रहे हैं गृह मंत्री के खिलाफ, ये कोई छोटी बात नहीं है। या कर्नाटक में चाहे 20 दिन बाद ही हो, पूरा स्कैंडल बाहर आ रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आ सकती हैं जो इस सरकार के कॉन्फिडेंस को हिला सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सरकार के कॉन्फिडेंस को बहुत सारी घटनाएं आने वाले समय में हम देख रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।